नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न राजनीतिक विषयों पर चर्चा आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज संवाद इंडिया के मंच पर चर्चा है उत्तर प्रदेश में कल 3 उपचुनाव संपन्न हुए और उसमें मैनपुरी, खतौली, रामपुर तीनों सीटें बड़ी चर्चित रही राजनीतिक अगर संदर्भ में अगर देखा जाए। जहां मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं मुलायम सिंह जी यादव, उनके निधन से रिक्त हुई सीट पर कल वहां चुनाव था लोकसभा सीट के लिए। और वो सीट इसलिए बहुत चर्चित रही और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कही जाती है क्योंकि वहां पर मुलायम सिंह यादव जी की राजनीतिक विरासत को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में उतरी और उस सीट को छीनने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना पूरी शक्ति वहां लगाई गई, पूरी उन्होंने राजनीतिक ताकत लगाई कि वो सीट पर वह भाजपा अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। है अब 8 तारीख को पता चलेगा कि वहां के मतदाताओं ने किसके पक्ष में मतदान किया है। और साथ ही इसके साथ रामपुर सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण रही क्योंकि वहां आजम खान जो एक कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के, उनके राजनीतिक वर्चस्व को लेकर एक तरह से यह पूरी चुनावी लड़ाई रही है। भाजपा वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास करती रही है अनेक वर्षों से। और साथ ही खतौली विधानसभा चुनाव भी वहां जो विधायक रहे हैं सैनी जी भाषण थे उसके आधार पर उनकी सदस्यता रद्द हुई और उसके उपरांत वहां पर उपचुनाव हुआ और वहां पे राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा भी अपनी जो खोई जमीन थी राजनीतिक रूप स्थापित करने के लिए वहां पर मदन भैया को उम्मीदवार बनाया और वहीं भाजपा के द्वारा जो उनके विधायक थे जिनकी सदस्यता रद्द हुई थी उनकी पत्नी को उन्होंने उतारा। तो ऐसे में हर पार्टी के लिए उपचुनाव थे, लेकिन उनके लिए एक तरह शक्ति का प्रदर्शन का चुनाव था और साथ ही अपनी जो राजनीतिक भूमि है उसको पुनः मजबूत करने का राजनीतिक दलों के द्वारा प्रयास था। तो इन महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव जो हुए हैं उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही वरिष्ठ पैनल संवाद इंडिया मंच पर जुड़ा हुआ है। ये वरिष्ठ पैनल अपने अंदर बहुत ही एक संस्था के द्वारा तरह माने जाते हैं क्योंकि उनके पास इतना अपार अनुभव है राजनीति का और समाज का, पत्रकारिता का। उनका मैं परिचय आप लोगों से कराता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र शर्मा जी जो पूर्व विधायक रहे हैं और बहुत ही लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास है। उनका मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही वे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर कार्यरत हैं और लगातार राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति किस तरह से बदली है, किस तरह से परिवर्तन आया और किस तरह दिशा में आगे बढ़ रही है और खतौली विधानसभा चुनाव में उनकी क्या संभावना है पार्टी की, इस बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। और क्या रणनीति रही है और भविष्य की क्या रणनीतियां हैं उस पर उनके द्वारा उनके जो विचार हैं वो समाज इंडिया के मंच पर आज हमारे दर्शकों को सामने आएंगे। साथ ही हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और निष्पक्ष जो उनकी पत्रकारिता है और उनका जो विश्लेषण है उसके लिए वह ख्याति है उनकी, वो बहुत ही निष्पक्षता के साथ पूरी राजनीति को वह समझते हैं और उनका व्याख्या करते हैं। मैं उनका भी समाज इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे साथ मनविंदर भीमर जी हैं जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिंदुस्तान सहित अनेक समाचार पत्रों में बहुत लंबे समय का उनका कार्य करने का अनुभव है। साथ ही विभिन्न चुनाव को भी उन्होंने कवर किया है, इसलिए चुनाव में किस तरह से राजनीति करवट कब बदल लेती है उसका उन्हें पता है, पूरा अनुभव है। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं राजेंद्र शर्मा जी से। तो राजेंद्र जी, जैसे कि खतौली का विधानसभा चुनाव का उपचुनाव संपन्न हो गया है और जो चुनौतियां राष्ट्रीय लोकदल के सामने थी पिछले 2 चुनाव से वह लगातार यहाँ पर सीट नहीं जीत पाई और इस चुनाव में उन्होंने जिस तरह से जो मदन भैया हैं उनको चुनाव में उतारा और खुद जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के जो मुखिया हैं वह लगातार वहां पर लोगों से जनसंपर्क करते रहे और हर व्यक्ति से उन्होंने संपर्क करने की साधन की कोशिश की और जो खोया जनाधार था उनका उसे पुनः वापस पाने के लिए उन्होंने पूरे प्रयास के लिए चुनाव में दिखाई दिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल की चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है, वहां के लोगों ने उस विरासत को आगे बढ़ाने में साथ दिया इस चुनाव में, या भाजपा से चुनौती लगातार मिल रही है राष्ट्रीय लोकदल को इस क्षेत्र में खास तौर पर, उसके संदर्भ में आपका क्या नजरिया, आपका क्या दृष्टिकोण है? राजेंद्र शर्मा जी। देखिए, हमेशा चुनाव वो पार्टी जीतती है, वो प्रत्याशी जीतता है जिसका मतदाता चुनाव लड़ाता है। खतौली में मैंने अनुभव किया कि इस चुनाव को गठबंधन के प्रत्याशी के लिए मतदाता चुनाव लड़ा रहा था। वो हिम्मत के साथ खड़ा था और सारी जाति, सभी धर्मों का वोट इस बार गठबंधन को मिला। तो मेरा निश्चित विश्वास है और मेरे चुनावी अनुभव का भी यही आधार है कि निश्चित रूप से कल का चुनाव खतौली में गठबंधन जीतेगा। उसके पीछे मुख्य आप मतलब ऐसा कौन सा मुद्दा देख रहे हैं कि जो लोग राष्ट्रीय लोकदल को अगर उन्होंने प्राथमिकता दी अपना मत देने में, मतलब ऐसा कौन सा विषय है या कौन सा मुद्दा आप देख रहे हैं इस बारे में? देखिए, पश्चिमी यूपी
विशेषतः मेरठ, मुजफ्फरनगर, बाग, ये जिले किसानों के जिले हैं, गांव के जिले हैं। तो गांव का आदमी समझ रहा कि हमारी खेत खलियान से लेकर के मजदूर की, किसान की लड़ाई केवल लोकदल लड़ता है। समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठबंधन है। दोनों पार्टियां करीब करीब, दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों का आधार एक है। दोनों पार्टी चुनाव मिलकर के लड़ी हैं। लोगों को आशा और उम्मीद है कि हमारी आशा के अनुरूप ये दोनों पार्टी संघर्ष करके हमको हमारे हक दिलाएंगे। जैसा आपने कहा कि जो खेत की बात की, अपने किसानों की बात की, निश्चित रूप से मुद्दे बड़े हैं और पिछले दिनों किसान आंदोलन भी चला और उसने इस क्षेत्र को काफी प्रभावित भी किया। एक 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 एक, एक सवाल मैं करना चाहता था राजेंद्र जी से। जी जी भाई साहब, जी भाई साहब। शर्मा जी, आप समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आपके यहाँ प्रचार करने नहीं गए, इसकी कोई खास वजह? दरअसल में समाजवादी पार्टी के जितने वरिष्ठ लोग थे, चाहे शाहिद मंजूर हो, चाहे अतुल प्रधान हो, सारे लोग इस चुनाव में खतौली में रहे। मैनपुरी का चुनाव भी बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव था और उनकी बराबर उनकी बातें, उनका प्रचार, उनके साथी लोग सब करते रहे। तो ऐसा लगता था जैसे चाहे हमारे नेता मैनपुरी न जा पाए हों, रामपुर न जा पाए, रामपुर तो गए जैन, मगर सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ कोई गठबंधन के लोगों में कहीं कसर थी ही नहीं। कौशिक जी, मैं कल भी खतौली था। मैं खतौली के आसपास के गांव में गया तो मैंने देखा चुनाव के बाद जिससे पूछो कि साहब गठबंधन जीत रहा, गठबंधन जीत रहा। तो बरसों के बाद, कई चुनाव के बाद मैंने ऐसा हौसला, हिम्मत और उत्साह लोगों में देखा। तो ये सारे चुनाव की विजय का प्रतीक है। मतदान का प्रतिशत क्यों कम रहा? मतदान प्रतिशत के तो कारण बहुत से हैं। आज किसान, किसी के छोल लगी है, किसी का गेहूं बो रहा है। ये तो किसान का पीक का समय है। मजदूर भी अपना सब व्यस्त हैं, भट्टा मजदूर भट्टों पर चला गया है। और कोई कारण नहीं, केवल कारण किसानों की, गांव के लोगों की व्यस्तता है। जी जी, इस संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मनविंदर जी के पास आता हूँ। मनविंदर जी, जैसे आपने सुना राजेंद्र जी ने जिस तरह से बताया कि वहाँ के लोगों का जो प्रतिक्रिया उन्हें मिली, उससे वह आश्वस्त है कि खतौली सीट अच्छे मार्जिन से वह राष्ट्रीय लोकदल जीत रहा है। तो आपने भी जैसे कल उपचुनाव के संकेत जो मिले, उसके बाद एग्जिट पोल सामने आए, उसमें जो संकेत मिले हैं जो एग्जिट पोल के द्वारा, वह क्या संकेत देता है? वो जो परिभाषा उसके द्वारा सामने आई है, क्या वह सत्यता के आसपास है, या आपको लगता है कि मैनपुरी का जो चुनाव है या रामपुर का, खतौली का, उस संदर्भ में कुछ परिवर्तन की संभावना भी है, या जो माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं वहाँ मैनपुरी में बढ़त में है, खतौली में, जैसे कि राजेंद्र जी ने बताया? आपका क्या आकलन इस बारे में, क्या दृष्टिकोण है आपका मनविंदर जी? अगर प्रशांत जी, मैं मैनपुरी की बात करूं तो मैनपुरी की जो सीट है, प्रदेश की जो राजनीति है उसमें बड़ा बदलाव लाने को तैयार है, ऐसा मुझे दिखता है। इस चुनाव में सपा अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव, बीजेपी की ओबीसी राजनीति का भी समीकरण, लोकसभा चुनाव में 80 सीटें जीतने की एक ख्वाहिश और योगी जी का यूपी के सभी तबकों में पहुंचने का दावा और यादव बेल्ट में समाजवादी पार्टी की पकड़, इन सब का कहना चाहिए कि एक इम्तिहान है एक तरह से। मतलब ये सारे शेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जो मैनपुरी सीट है, इसके नतीजे कल को कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ पर इस चीज का एक इम्तिहान हो रहा है और अखिलेश यादव के लिए ऑब्वियसली एक परीक्षा की घड़ी है। मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने का भी है, साथ ही अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पे खुद को इस्टेब्लिश करना है। इसीलिए उन्होंने अपने पत्नी डिंपल यादव को शायद से सबसे सही कैंडिडेट के तौर में देखा और उनको मैदान में उतारा। और सच कहूं तो ये जो मैनपुरी में चुनाव हो रहा है ना, ऐसा लगता है कि किसी महाभारत के युद्ध से कम नहीं है। मैदान में जहां मुलायम सिंह यादव के बेटा बहू भाई उनकी विरासत को बचाने के लिए एक साथ आ गए हैं और दूसरी ओर नेताजी को अपना गुरु मानने वाले रघुराज सिंह शाक्य बीजेपी के टिकट से वहां है। तो आप समझिए कि मतलब वहां क्या होगा। सुनील जी इसको मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से इसकी डिटेलिंग कर पाएंगे। जी जी जी,
नहीं, सुनील जी को इसलिए मैंने पहले आप लोगों को बुलवाया कि सुनील जी का जो आकलन है निश्चित जी। रूप से वह काफी एकदम से जो राजनीतिक सच्चाई वर्तमान की चल रही है दौर है उसके बहुत ही नजदीक रहता है। तो मैं सुनील जी जी, के पास जी। आता हूँ। जैसे आपने सुनील जी अब दोनों वक्ताओं को सुना, राजेंद्र शर्मा जी को सुना, उनके पास बड़ा लंबा अनुभव है राजनीति का, उसके आधार पर उन्होंने पूरा आकलन किया। और ममिंदर जी के पास पत्रकारिता का पूरा अनुभव है कि किस तरह से उन्होंने चुनाव देखे हैं, उसके आधार पर उन्होंने मैनपुरी की बात कही। तो आपका क्या मानना है, जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए, क्या ये वास्तविकता के आसपास हैं, या जिस तरह से मैनपुरी जो प्रतिष्ठा के तीनों जो सीट पर चुनाव हैं प्रतिष्ठा के चुनाव रहे हैं, तो ऐसे में मतदाता का जो आप जो मन स्थिति है उस बारे में मतलब क्या आकलन है आपका? मतदाता किस तरह से जो पार्टी सबके अपने अपने दावे कि हम जीत रहे हैं, हम इतिहास बदल रहे हैं, क्या लगता है आपको सुनील शुक्ला जी? धन्यवाद प्रशांत जी। खतौली के बारे में मत प्रतिशत गिरा जरूर है, लेकिन बहुत अंतर नहीं है पिछले चुनाव की तुलना में। परंपरागत रूप से खतौली विपक्ष की सीट रही है। 2017 और 2022 के पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीती नहीं। और राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी चरण सिंह जी की बड़ी अच्छी पकड़ रही है वहाँ। अजीत सिंह की बहुत अच्छी पकड़ रही है। लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद से जो सामाजिक समीकरण बदले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके कारण से यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के हाथ से निकल गई, जो एक पोलराइजेशन और सोशल डिवाइड बना समाज में, उसके कारण मुझे लगता है। लेकिन पिछले दिनों जयंत चौधरी ने अपने राजनीतिक कौशल से और अब अपने राजनीतिक प्रयासों से इस सोशल डिवाइड को पाटने की जो कोशिश की है, उसका असर दिखना चाहिए। और मदन भैया को ला करके भी उन्होंने एक अच्छी पहल की है। अब उनके पृष्ठभूमि को लेकर के कितना असर पड़ा होगा इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जातिगत सामाजिक समीकरणों को बहुत दुरुस्त करने की कोशिश की है जयंत चौधरी ने। अगर जाट, गुजर और अल्पसंख्यक, अगर ये तीन का समीकरण अच्छा बैठ जाता है खतौली में, तो कोई ताकत इस गठबंधन को हरा नहीं सकती। लेकिन ये कितना बन पाया होगा, इसको लेकर के मुझको संदेह है कि गुजर जाट के साथ कितना बैठ पाएगा या गुजर अल्पसंख्यक के साथ कितना बैठ पाएगा। हालांकि पहले बैठता रहा है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सहानुभूति की लहर है, एक असर है, लहर तो नहीं कह सकता मैं, एक असर जरूर है, क्योंकि वहां के निवर्तमान विधायक की सदस्यता गई है और अपने आप का विक्टिम कार्ड जहां व्यक्ति के पास होता है, उसकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार भी है। तो मुझे लगता है कि यह एक प्लस पॉइंट उनके पास है। प्लस भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है और उपचुनावों में सरकार का पक्ष मजबूत होने, सरकारी उम्मीदवार, सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार के प्रति एक लोगों के मन में एक अच्छे भाव होने का भी एक सिद्धांत रहा है कि लोग उपचुनावों में सरकारी उम्मीदवार, सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार को जिताते रहे। लेकिन एक राजनीतिक माहौल बदला हुआ है। गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। जो सोशल डिवाइड था उसको पाटने की बड़ी जबरदस्त कोशिश की है गठबंधन ने, और जमीन पर खड़े होकर लड़े हैं। और जिस तरीके से मतदान भी हुआ है, उससे लगता है कि मजबूत लड़ाई है। शर्मा जी एकदम मुतमईन है कि वो जीत रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई दो राय नहीं कि एक तरफा चुनाव नहीं है वो। रामपुर के चुनाव को लेकर के मुझको जरूर संदेह है कि 2022 के चुनाव में जहां लगभग 56% मतदान हुआ था, वह 15-20% कम हुआ, 31-32% वहां पर मतदान हुआ है। यह चिंताजनक है। अगर आमतौर पे वह सीट विपक्ष की है और कभी भी वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती नहीं है, कभी भी नहीं जीती है, और बड़ी जबरदस्त तरीके से आजम खान साहब वहां से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। लेकिन इतने कम संख्या में मतदाताओं का निकलना यह समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती है। क्यों लोग नहीं निकले, उनके कमिटेड मतदाता भी नहीं निकले, और ये जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न की गई, बावजूद इसके मतदाताओं को निकलना चाहिए था। अब समाजवादी पार्टी अपने मतदाताओं को नहीं निकाल पाई, या भारतीय जनता पार्टी के मतदाता नहीं निकले, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना कम मतदान यह समझ से परे है। आमतौर पर हम लोग ये देखते रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके रहे हैं या दलित बस्तियां रही हैं, वहां मतदान हमेशा जबरदस्त रहा। वहां लोग मतदान करने के लिए निकलते रहे और खूब मतदान, कोई भी मौसम हो, कोई भी अवसर हो, लोग वोट दे करके अपने अपने काम पे जाते हैं। लेकिन 60% अल्पसंख्यक मतदाताओं के बावजूद इतना कम मतदान होना और पिछले चुनाव के मतदान की तुलना में बहुत कम होना, यह भारत समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।
मैनपुरी का जहां तक सवाल है, मैनपुरी मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी है। समाजवादी पार्टी के राजनीतिक कौशल के साथ साथ जो आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में जिस तरह की राजनीतिक लापरवाहियां समाजवादी पार्टी नेतृत्व के द्वारा की गई, कम से कम उस तरह की लापरवाहियां इस चुनाव में नहीं हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके सड़क पर निकले, लोगों से मिलते रहे, जम के उन्होंने प्रचार किया और एक पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश की। इसकी जरूरत थी। और अगर आप लोगों के लिए सड़क पर जूझते हुए दिखाई पड़ेंगे तो मुझे लगता है कि जनता भी आपके साथ खड़ी होगी। आजमगढ़ का भी जो लोकसभा का उपचुनाव था, मुझे नहीं लगता कि अगर समाजवादी पार्टी का नेतृत्व वहां जम के प्रचार करता तो शायद ये परिणाम जो आया वो शायद ना आता। लेकिन मैनपुरी में अपने आप को पार्टी ने बहुत कुछ संभाला है। शिवपाल जी के अलग होने के कारण असंगठित परिवार की एक बात जो कही जा रही थी उसको भी संभाल लिया गया। और मेरा यह मानना है कि संगठित और मजबूत राजनीतिक दल के साथ लोग खड़े होने का प्रयास करते हैं और इसको संदेश देने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही कि हम एक हैं और उनके साथ खड़े हैं। तो 2019 के लोकसभा के चुनाव की तुलना में कुछ 2-3% मतदान कम जरूर हुआ है, लेकिन उत्साह दिखाई पड़ा। और मतदान के दिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता सक्रिय रहे, अपने मतदाताओं को उन्होंने निकाला, और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता सक्रिय रहे और अपने लोगों को सक्रिय रखा मतदान केंद्रों तक लाने में। तो मुझे लगता है कि मैनपुरी में मुलायम सिंह जी के प्रति एक जो सहानुभूति की भी एक माहौल था कि लोगों ने जात बिरादरी क्षेत्र से ऊपर उठ करके उनके पक्ष में उनको श्रद्धांजलि के रूप में एक मतदान करने का जो माहौल था, उसका भी लाभ समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने मुलायम सिंह जी की जो लीगेसी है, एक विरासत है, उसको बचा ले जाएगी। हालांकि उसको छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कम कोशिश नहीं की है। मुख्यमंत्री जी की सभाएं वहां हुई, तमाम प्रदेश सरकार के मंत्री वहां लगे रहे, विभिन्न वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सक्रिय रहे। तो कोई प्रयास ऐसा नहीं था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने न की हो। और इसीलिए जो एक यादव पिछड़े वर्ग के खिलाफ साक्य पिछड़ा वर्ग जो हमेशा से इनके विरोध में रहा है, उस बिरादरी से ही उम्मीदवार भी लेकर के आए कि उसका लाभ भी मिले। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को की एज अभी दिखाई पड़ती है मतदान के दिन भी। तो इस कल के मतदान में एग्जिट पोल कुछ भी कहें, रामपुर को लेकर के मुझे जरूर संदेह है कि वहां समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। कभी हारी नहीं है, परंपरागत रूप से वो सीट कभी भारतीय जनता पार्टी के पास गई नहीं, लेकिन मतदान कम होना चिंता जरूर पैदा करता है। खतौली और मैनपुरी में निश्चित रूप से गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ा है और एकदम सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जम करके मैदान में रहा। अब तो 2 दिन बाद मतगणना के बाद हम लोग को पता चल जाएगा, लेकिन चुनौती दी है, इसमें कोई बहस नहीं है। खतौली में जो एक पोलराइजेशन की राजनीति होती रही है उस इलाके में, उसको जयंत चौधरी ने बड़ी मजबूती के साथ रोका है और यह भारतीय राजनीति के लिए और इस प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जी जी, बहुत विस्तार से आपने विश्लेषण किया तीनों चुनाव का, तीनों सीटों पे, और क्या संभावनाएं वहां पर हैं, आपने उसका बड़ा आकलन करके विश्लेषण किया। तो मैं राजेंद्र जी के पास आता हूँ। जैसे राजेंद्र जी, आप सुनील जी ने कहा, मदन भैया को लेकर बात की कि जाट गुर्जर अल्पसंख्यक का जो समीकरण है लोकदल के द्वारा जो बनाया गया, तो ऐसे में अगर हम माने कि जैसे कि गुर्जर जाति से मदन भैया आते हैं और ना बाहर से प्रत्याशी यहाँ खतौली में बनाया गया, तो इसका क्या कोई नुकसान तो लोकदल नहीं देख रहा है? कुछ नुकसान हो सकता है क्या, जिस तरह से कुछ लोग के द्वारा पार्टी से अलग होकर उनके खिलाफ बगावत की गई लोकदल के खिलाफ? और आपने देखा होगा कि मतदान से कुछ दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मेरठ आए थे और उन्होंने लोकदल के बड़े नाम जो थे, चाहे उसमें चौधरी यशवीर सिंह जो अध्यक्ष रहे हैं क्षेत्रीय, और साथ ही जो मोदी से मतलब जो विधायक रहे हैं सुदेश शर्मा, जिनका बड़ा लंबा एक राजनीतिक अनुभव भी है, बड़ा लोकदल के लिए बड़ा काम भी रहा है कई वर्षों का। तो ये जो इस तरह से लोकदल चुनौती दी गई बीजेपी के द्वारा, उसका कोई नुकसान तो नहीं हो सकता राष्ट्रीय लोकदल को वहां पर खतौली में? आप क्या देखते हैं इस बारे में? कौशिक जी, गुप्ता जी ने
जिन सामाजिक समरसता की ओर इशारा किया है, माननीय चौधरी अजीत सिंह जब चुनाव लड़ने मुजफ्फरनगर गए, मेरी उनसे बात, उन्होंने कहा देखिए आप मेरे 3 बार चुनाव इंचार्ज रहे हैं, मैं बागपत इसलिए बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा हूं, जो सामाजिक बनावट बिगड़ी है, जो सांप्रदायिक शक्तियों ने मुजफ्फरनगर को बिगाड़ करके देश में चुनाव लड़े हैं, मैं केवल वहां भाईचारे को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। उसी कड़ी में माननीय जैन जी ने इतनी मेहनत करते मैंने उन्हें अपने चुनाव में भी नहीं देखा। गांव-गांव, गली-गली, कई गांव में स्वयं पर्ची बांटना ये एक बड़ा काम था, इसलिए कि हम सारे लोगों को जोड़ें। और मैंने देखा सैनी से लेकर के ब्राह्मण तक, पहली बार ये चुनाव में माहौल था कि जिसको पूछें कि नहीं सैनी ने भी वोट दिया, पाल ने भी वोट दिया, मुसलमान ने तो वोट दिया ही है। मैं गुर्जर जात की भी चर्चा नहीं करता। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि जो हम चाहते, हम हमारे जैसे सोच के लोग चाहते हैं कि जो देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये चुनाव एक संदेश देगा। खतौली का चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों का भी चुनाव था। जैन जी ने उस हालात में पत्र लिखा, और मतदाता बहुत ही इस समय हर तरह से, वो एक तरह से मतदाता का भी ज्ञान बहुत बड़ा है, उसका समर्पण लोकतंत्र के लिए बड़ा है, न वो भारी भीतरी की बात सोचता है। और खतौली के मतदाता ने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए वोट किया, जैन जी की सेकुलर पॉलिसी के लिए वोट दिया, और गठबंधन के भावी भविष्य को मजबूत करने के लिए वोट दिया। मेरी आशा और उम्मीद है हम खतौली का उदाहरण बना करके देश में चुनाव लड़ने आगे भविष्य में जाएंगे। तो आपने बताया कि किस तरह से जैन चौधरी जी के द्वारा लगातार ये प्रयास है कि जो एक सामाजिक आपस में समरसता है वो उसके लिए लोकदल के द्वारा ये पहल की गई, इस तरह का समीकरण बनाने की कोशिश की गई। तो इसमें साथ ही मेरा प्रश्न एक और था आप में कि जिस तरह से भाजपा के द्वारा राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को अपने साथ मिलाकर जो एक रणनीति, एक लोकदल को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, उसको किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, राजनीतिक मूल्यों की, राजनीतिक सोच की राजनीति धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। लोग आज दल बदल इसलिए नहीं करते, वहां मैं इसलिए छोड़ रहा हूं, इस दल की सोच खराब है, इस दल में कोई कमी है, बल्कि लोग इसलिए दल बदल करते हैं कि साहब मुझे यहाँ कुछ ना कुछ किसी तरह का भी फायदा हो जाएगा। तो जो लोग फायदे के लिए जाते हैं वो जनता में कोई असर छोड़ते नहीं हैं। जिन साथियों ने पार्टी को छोड़ा, दूसरी पार्टी ज्वाइन करी है, मैं तो चाहूँ उनका भावी भविष्य उज्जवल हो, मगर ये कोई महत्वपूर्ण बात लोक दल के लिए यहाँ है नहीं। जी जी जी, मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील, जैसे आपने शर्मा जी, जैसे कि पिछले चुनाव में 2019 के भी चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में, और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी एक चीज ये देखा गया कि गुर्जरों में और अल्पसंख्यकों में वो तालमेल नहीं दिखाई पड़ा, और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि अल्पसंख्यकों के साथ जुड़ने से कोई बहुत फायदा नहीं है। देखिए, गुर्जर मतदाता इस समय वो भी ये सोच रहा, मैं गुर्जर जाट में या किसान ब्राह्मण में किसी में फर्क नहीं करता। मैं सदैव कहता हूँ किसान है, उसको एक मंच पर आना चाहिए। हमारे हित एक है, हमारा भविष्य एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्रयास भी किया गया सारे किसान को, मजदूर को, खेतिहर मजदूर को एक मंच पर लाया जाए, और उसमें जैन जी सफल हुए। तो क्या किया आपने इसको एक स्थान पर लाने के लिए? मैंने किस तरह, मैंने किसान के नाम पर एकत्रित करने की कोशिश की गई? नहीं, जब सही मायने में लोगों को समझाया जाता है, उनकी, आपने जब कैराना चुनाव हुआ उसमें याद होगा जैन जी ने नारा दिया था, है ना, गन्ना या जीना, तो लोगों ने गन्ने को वोट किया, और पार्लियामेंट कैराना हम जीते। इसलिए इस चुनाव में भी, इस असेंबली के चुनाव में भी जैन जी की अपील किसानों में, मजदूरों में, गरीबों में उस अपील का असर हुआ, और वो लोग एकजुट हुए। मैं सुनील जी के पास आता हूँ। जैसे कि आपने सुना कि जो उन्होंने कहा कि किस तरह से सामाजिक समीकरण को साधने की जैन चौधरी ने कोशिश की, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो इन चुनाव का जो परिणाम है कि वे गठबंधन, क्योंकि तीनों जगह गठबंधन की जो प्रतिष्ठा बड़ी दांव पे लगी हुई थी, और गठबंधन को ये सीट, मतलब जो क्षेत्र के हिसाब से भी देखें, चाहे खतौली का चुनाव हो, चाहे मैनपुरी या रामपुर का, मतलब गठबंधन के लिए बहुत आवश्यक है समाजवादी पार्टी और लोकदल के लिए, और उन्होंने पूरा प्रयास किया हुआ है इन तीनों सीटों को जीतने के लिए। तो जो परिणाम आएंगे, हार और जीत तो 8 तारीख को पता चलेगी,
लेकिन अगर गठबंधन इन चुनाव में जीत जाता है तो ये तो गठबंधन की एक शक्ति भी दिखाई देगी कि आपस में गठबंधन का सफलता की तरफ अग्रसर है। लेकिन विपरीत जन्म लेती हैं उन गठबंधन के, तो ऐसे में गठबंधन की जो राजनीति है इस पर कुछ प्रभाव। सुनील शुक्ला जी। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा आसमान है। लेकिन खतौली का उपचुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है और गठबंधन जीतता है तो इसका बड़ा संदेश जाएगा प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में कि यह जो पोलराइजेशन की राजनीति है उस पर एक बड़ी भारी चोट होगी। यह मुद्दों की राजनीति का दौर लौटेगा, विचारों की राजनीति का दौर लौटेगा और किसान, गरीब, मजदूर यह राजनीति के केंद्र में आएंगे जो अभी एकदम किनारे हो गए हैं। विभिन्न आधारों पर लोगों को बांटने की जो एक प्रवृत्ति है उस पर लगाम लगेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल बदलेगा। और मुझे लगता है कि जयंत चौधरी ने जो कोशिश की है, मैं नहीं जानता कि चुनाव हारेंगे या जीतेंगे या उपचुनाव, लेकिन समाज में बिखराव को कम करने और लोगों को, विभिन्न वर्गों के लोगों को साथ लाने की जो एक पहल है, राजनीतिक तौर पर गांव-गांव जाकर छोटे छोटे सभाएं करके समूह में लोगों के साथ बैठ करके जो जयंत चौधरी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका लाभ मिलना चाहिए और उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। और जिस पैमाने पर खतौली में मतदान हुआ है और खतौली में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के जितना अपनी ताकत लगा करके लड़े हैं, इससे लगता है कि गठबंधन को अपनी विरासत वापस लेने की पूरी कोशिश की है और सत्तारूढ़ दल अपने प्रभाव को वहां बनाए रखने का प्रयास किया है। लेकिन अगर एक गठबंधन चुनाव जीतता है तो बड़ा संदेश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रामपुर का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाती है तो वह एक संख्या उसकी बढ़ जाएगी, इसका कोई राजनीतिक संदेश नहीं होगा। मुझे लगता है कि संदेश यही जाएगा कि आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीत लिया। एक कोई आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या सरकार के पक्ष में कोई माहौल बन गया उस विधानसभा क्षेत्र में, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का संदेश जाएगा। ये राजनीतिक रूप से भले कहा जाए कि आजम खान अपना गढ़ हार गए और गठबंधन चुनाव हार गया, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर वो जीत भी जाती है समाजवादी पार्टी गठबंधन, तब भी केवल ये होगा कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद वो अपना गढ़ बचाने में सफल हो गए। कोई राजनीतिक संदेश वहां से निकलेगा इसमें मुझे संदेह है, कोई वैचारिक संदेश वहां से निकलेगा इसको लेकर के मेरे मन में संदेह है, क्योंकि जो जिस माहौल में जिस तौर तरीके से चुनाव लड़ा गया वहां, जिस तरह की बातें की गई, समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता रहा और जिस तरीके से मतदान कम हुआ, मतदान को बढ़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, तो वो एक धारणा वहां बनी हुई है। मैनपुरी का जो चुनाव है, मैनपुरी के चुनाव में अगर गठबंधन हारता है तो इसका बहुत बड़ा संदेश जाएगा, राजनीतिक संदेश जाएगा कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व परिवार अपनी विरासत को बनाए रखने में अक्षम है। जिन वर्गों में इनकी राजनीतिक पकड़ रही है उस पकड़ इनकी ढीली हुई है। इनका जो जन समर्थन का आधार था वह सिकुड़ा है और अपने समर्थकों, अपने शुभचिंतकों, अपने कार्यकर्ताओं को बनाए रखने में यह पार्टी विफल रही है। अगर यह गठबंधन जीतता है तब यह निश्चित रूप से यह बहुत मजबूती के साथ संदेश जाएगा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन, आरएलडी गठबंधन यह सरकार के खिलाफ लड़ने में अपने एकदम संगठित है और लोगों का जन समर्थन भी इसको प्राप्त है। तो इन दो उपचुनाव में रामपुर और खतौली, इस दो चुनाव के परिणाम मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक संदेश इसमें निहित है, क्योंकि दोनों जगहों पर जो हार जीत का जो फैसला होगा उसमें राजनीतिक संदेश निहित है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों दलों, सत्तारूढ़ दल भी और गठबंधन ने भी पूरे जी जान लगा करके दोनों उपचुनाव लड़े हैं और पूरी ताकत से लड़े हैं कि अपने जो उनकी थाती रही है उसको बचा के रखें और कोई लापरवाही भी नहीं हुई और मतदान भी माने ठीक ठाक हुआ, माने
पिछला मतदान की तुलना में कम जरूर हुआ, लेकिन वो इतना कम नहीं हुआ कि जिससे ये कहा जाए कि गठबंधन अपने मतदाताओं को प्रभावित करने और आकर्षित करने में विफल रहा, या ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने में कोई कोताही बरती। तो इन दो उपचुनाव का तो राजनीतिक संदेश है और बड़ा संदेश है। और रामपुर तो मतलब ठीक है, जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो नहीं जीते, लेकिन वहां के मतदान के प्रतिशत को लेकर मुझे संदेह जरूर है कि पता नहीं क्या होगा। जी जी जी, जैसा आपने कहा कि रामपुर को लेकर संदेह है, वास्तव में जिस तरह से वहाँ मतदान का प्रतिशत है वो वास्तव में चिंताजनक है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी, कि इतना कम मतदान की मतलब चुनाव के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता कि लोकतंत्र के पर्व में लोग भी ज्यादा सहभागिता करने की जगह कम से कम मतदान वहां पर देखने में आया है। तो यह एक व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो लगाता ही है कि लोकल प्रशासन है या दूसरी संस्थाएं हैं उनके द्वारा ऐसे कोई जो प्रयास क्यों नहीं किए गए कि ज्यादा मतदान वहां पे करने के लिए लोग बाहर निकले, घरों से बाहर आए। तो इसी प्रश्न को लेकर मैं राजेंद्र जी के पास आता हूँ कि जिससे खतौली का भी मतदान प्रतिशत अगर हम देखें तो वह भी एक सामान्य मतदान ही है, लेकिन ज्यादा मतदान के प्रति लोगों का जो उदासीनता है वह क्या संकेत करती है? क्या राजनीतिक व्यवस्था जो प्रदेश में या देश के अंदर है बनी हुई सभी राजनीतिक दलों के अंदर, उससे मतदाता क्या उदासीन हो रहा है राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रति? कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी है क्या ये कि वह मतदान करने में उतना उत्साह उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, खतौली पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मगर मेरा जो खतौली का अनुभव कहता है वहाँ सरकार के प्रति लोग उदासीन थे। सरकार के जो भाजपा समर्थक लोग थे इस बार वोट डालने कम गए, वो कारण तो वही बता सकते हैं। मगर जो अभी सुनील जी ने चर्चा की, इस देश में कई प्रांतों में ऐसे चुनाव हुए एक ज़माने में जहाँ मतदाता जाता नहीं था, 20% 30% वोट डाल दिया जाता था। मैं राज्य का नाम आप भी समझते होंगे, ऐसा कई चुनाव में होता रहा। यदि रामपुर में ये माने 30% वोटिंग हुआ है तो इसका आम मतदाता वोट डालने गया ही नहीं। आरोप लगाते रहे, आयोग को कहते रहे। चुनाव आयोग ने तो अपनी हैसियत ही करीब करीब खत्म कर दी है। अब शिकायत रोज करते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए हम तो ये भी मांग करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को चुनाव आयोग सशक्त बनाता है। आयोग को भी अपनी शक्तियों का संपूर्ण प्रयोग करना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव करने चाहिए। यदि यही रहा तो धीरे धीरे चुनावी व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, जो बहुत ही खतरा है। हमारे आज़ादी के रहबरों ने जंग आज़ादी से लेकर बाद तक एक प्रयास किया कि दुनिया में एक आदर्श लोकतंत्र हम बनाएंगे, और बना भी। आज जो हो रहा है वो बहुत ही हद तक दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसलिए रामपुर की चुनाव की चर्चा की, सुनील ने उस पर प्रकाश अपने आप में डाला, सुनील जी ने, तो मुझे याद आता जम्मू कश्मीर के चुनाव, जहाँ अक्सर आरोप लगता था कि मतदाता तो वोट डालने गया ही नहीं। और रामपुर की सुबह मेरी एक बहुत बड़े नेता से रामपुर में बात हुई, और वो हमारे गठबंधन के समर्थक नहीं है, मगर उनका कहना भी स्पष्ट है कि भैया तुम्हें तो सब जानकारी है ही, कैसे वोटिंग हुआ, वोट को कैसे रोका गया, सब कुछ हुआ। तो जो रामपुर की बातें हैं वो मेरी रीति में स्वस्थ परंपराएं नहीं है। चुनाव आयोग को इस पर सोचना चाहिए। यदि आयोग ढीला पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता, तो चुनावी व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। जी जी, राजेंद्र जी, सातवें सवाल एक मेरा ये भी है कि जिस तरह से सामाजिक समीकरण को साधने की जयंत चौधरी के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। पिछले चुनाव में भी देखा कि वह हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे, विभिन्न जातियों के आपस की एकता की बात करते रहे। और जो लोकदल का समीकरण रहा है हमेशा किसान के साथ, किसान, जाट और दूसरी जातियां की वो जो कमीशन बनाने की कोशिश है राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा, जयंत चौधरी के द्वारा, वह चुनाव में कितनी फलीभूत होने की एक उम्मीद है आप पूरी पार्टी को? और साथ ही जो मैंने सुनील जी से पूछा था कि हार और जीत, जो इन चुनाव में अगर हार मिलती है, जीत मिलती है, उससे गठबंधन क्या कुछ प्रभावित होगा, या क्या स्थिति है गठबंधन के भविष्य की? क्योंकि लोकसभा चुनाव में लगभग 14-15 महीने रह गए हैं, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन चुनाव की भूमिका क्या है और गठबंधन की इन चुनाव के परिणाम पर कितना आश्रित है गठबंधन? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का ये भी लक्ष्य होता है हम चुनाव जीते हैं, पार्टी का लक्ष्य ये होता है। मगर ये भी लक्ष्य पार्टियों का होना चाहिए। लोहिया ने कहा मेरी बात लोग सुनेंगे जरूर, मगर मेरी मौत के बाद। तो डॉक्टर लोहिया तो आज है नहीं, चौधरी चरण सिंह भी आज नहीं है, मगर फिर भी अच्छे आदर्शों के लिए, अच्छे मूल्य के लिए, अच्छा समाज बनाने के लिए हम सब लोगों को, सारी राजनीतिक पार्टियों को अथक प्रयास करना चाहिए और मूल्यों को प्रतिपादित करने के लिए पूरे प्रयास किए जाने चाहिए। ये भी राजनीतिक दलों की सामाजिक
कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, जिसको हम सब लोगों को निभाना चाहिए। ये आपने जैसे कि लोहिया जी को कोट करा और चरण चौधरी साहब को कोट किया, तो वास्तव में भाई वो इतने बड़े नेता रहे हैं कि उनकी बातें आज भी जीवंत बनी हुई हैं राजनीति के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में भी। तो सुनील शुक्ला जी के पास आता हूँ। सुनील जी, जैसे कि आपने पूरी जो वार्ता रही, हमारी परिचर्चा रही है, उसको पूरा सुना और आपका भी उसमें बहुत अच्छा विश्लेषण रहा है। तो कार्यक्रम के अंतिम में चरण में हम आते हैं और जो उपचुनाव के जो परिणाम है, क्योंकि उपचुनाव के परिणाम पर बहुत सारी राजनीति प्रदेश के अंदर एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति भी शुरू होगी कि जैसे कि मतदान रहा उसके ऊपर भी आरोप अब इससे लगने शुरू हो गए हैं कि किस तरह की व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं एक अतिक्रमण किया गया। तो यह सब जो है साथ में लोकसभा चुनाव से मैं राजेंद्र से पूछा था कि आने वाले 14-15 महीने के बाद लोकसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। तो आगाज एक तरह से तैयारी बीजेपी के द्वारा विभिन्न चुनावों की तैयारी शुरू भी कर दी गई है। आज से जो सूचनाएं कुछ आई हैं, उनकी मीटिंग पार्लियामेंट्री बोर्ड की वगैरह चल रही है। तो ऐसे में आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उस परिप्रेक्ष्य में इन उपचुनावों का परिणाम क्या कुछ प्रभाव डालेगा? मैं बोलूं या सुनील जी बोलेंगे? सुनील जी। इन उपचुनावों का परिणाम कुछ भी हो, ये जो गठबंधन है मुझे लगता है कि बना रहेगा और यह गठबंधन आने वाले चुनाव में बड़ी चुनौती पेश करेगा सत्तारूढ़ दल के लिए। जिस तरीके का अभियान गठबंधन के दलों ने सामाजिक समरसता को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका परिणाम सामने आना चाहिए। दूसरी चीज की अपने जन समर्थन के आधार को बढ़ाने के लिए भी जयंत चौधरी खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने कोशिश की है, इसका भी परिणाम दिखना चाहिए। राजनीतिक दलों के अलावा जो सिविल सोसाइटी के लोग सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जिस तरीके से खड़े हो रहे हैं, उसका भी परिणाम दिखना चाहिए कि एक अलग तरह का माहौल बने सत्तारूढ़ दल के लिए। एक बड़ी चुनौती होगी सत्तारूढ़ दल के पास। इस उपचुनाव में खासतौर से रामपुर में जिस तरीके से कम मतदान हुआ, लोगों की भागीदारी कम रही, यह निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के ऊपर एक बड़ी टिप्पणी है। निर्वाचन में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने, बहुतायत संख्या में लोगों को मतदान केंद्र तक जाने के लिए प्रेरित करने, मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो प्रोत्साहन और जो परिवेश दिया जाना चाहिए था, लगता है कि रामपुर में वह परिवेश मिला नहीं और यह एक चिंता का विषय हो सकता है। अगर राजनीतिक प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में जन सामान्य की भागीदारी नहीं बढ़ेगी तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक परंपराएं कमजोर होंगी। उस चुनाव की प्रक्रिया के प्रति अगर लोगों के मन में विश्वास नहीं होगा तो यह लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती होगी। हमारे देश के नायकों ने जो मूल्य और मानक स्थापित किए हैं, वह उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। केवल 30% 31% मतदान, वो भी माने एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान छोड़ दिया जाए, उपचुनाव का जो पिछला लोकसभा का उपचुनाव जो हुआ रामपुर में, उस दौरान जो मतदान की का प्रतिशत गिरा, वह क्रम इस बार भी ये जारी है। यह चिंता का विषय होना चाहिए निर्वाचन आयोग को, और निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वो और बढ़ के आगे आता। लेकिन राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी से आप इनकार नहीं कर सकते। अगर 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 प्रशासनिक सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो राजनीतिक दल उसके नाम पर निष्क्रिय हो जाए, यह बात तर्कसंगत है नहीं। राजनीतिक दलों के काम करने का अपना तरीका होता है, उनका अपना संगठन होता है, उनके अपने कार्यकर्ता होते हैं। ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यवधान पैदा भी हो रहा है, अगर सत्ता का दुरुपयोग भी हो रहा है, तो उस चुनौती का वो सामना करें। अगर विपक्ष में आप हैं, अगर आप विपक्ष के रूप में इन चुनौतियों का आप सामना नहीं करते और उन ताकतों के सामने आप समर्पण कर देते हैं, ये भी उचित नहीं। एक अच्छा राजनीतिक माहौल नहीं है और राजनीतिक दल भी इस कम मतदान के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के पास ये जिम्मेदारी थी, लेकिन राजनीतिक दलों को भी वह भूमिका अपनी अदा करनी चाहिए थी, जो कम से कम मतदान को देखते हुए जो दिखाई पड़ रहा है कि वो ऐसा नहीं हुआ। यह भी एक इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर राजनीतिक दल इस तरह से निष्क्रिय क्यों है, उनके कार्यकर्ता क्यों नहीं निकलते। या तो उनका अपने क्षेत्र विशेष में नेतृत्व को लेकर के कोई नाराजगी है, या संगठन उनका बिखर गया है, या उनके जो कार्यकर्ता हैं वह किसी लालच और प्रलोभन में आपसे हट गए हैं। जो भी कारण हो, लेकिन उन कारणों पर विचार करना चाहिए राजनीतिक दलों को
कि आखिर वह इस निर्वाचन की प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए जो उनकी जिम्मेदारी है, चुनाव प्रचार के साथ साथ मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक जाने के लिए प्रेरित करना भी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। केवल निर्वाचन आयोग के भरोसे काम नहीं किया जा सकता। निर्वाचन आयोग तो के लिए करता है कि ठीक है, पोलिंग बूथ बना दिया, उनके पोलिंग एजेंट लगा दिए, पोलिंग के लिए कर्मचारी वहां पहुंच गए, लेकिन सामाजिक माहौल तैयार करना, लोग घरों से निकलें, वोट देने के लिए जाएं, और किसी तरह की बाधा भी उत्पन्न हो रही है तो उसका मुकाबला किया जाए, यह राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, जो जिसका अभाव दिखा रामपुर में। निर्वाचन आयोग के कमजोरियों के साथ साथ यह भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन मैनपुरी और खतौली, इन दोनों उपचुनावों में निश्चित रूप से विपक्ष एकदम आमने सामने खड़ा रहा सत्तारूढ़ दल के सामने, और काफी हद तक कोशिश किया कि मतदान के लिए लोग निकलें और जिसके ही पक्ष में मतदान करना हो करें। तो एक उस तरह का जो सक्रियता राजनीतिक दलों की तरफ से दिखनी चाहिए, वह भी जरूरी है अगर आप लोकतांत्रिक परंपराओं को जीवित रखना चाहते हैं और आम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं, जिसका अभाव मुझे व्यक्तिगत रूप से रामपुर में दिखता है, लेकिन बाकी जगह के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मतदान का प्रतिशत है उस पर बड़े आपने विस्तार से विश्लेषण किया, और साथ ही के कार्यक्रम के अंतिम चरण में थे, लेकिन मैं एक ही सेम प्रश्न दोनों से पूछ के फिर कार्यक्रम को विराम देंगे। मैं राजेंद्र जी के पास आता हूँ पहले, कि जैसे कि मत प्रतिशत के आधार पर अगर हम बात करें, भाजपा गठबंधन और ये लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन, मत प्रतिशत में कहीं ना कहीं एक अंतर दिखाई देता है हमें। अगर टोटल पूरे प्रदेश के मत प्रतिशत को अगर हम देखें, उसका आकलन करें, तो आने वाली चुनौतियों के लिए, आने वाले चुनाव की जो लोकसभा चुनाव है, उसके आधार पर, उसके आकलन के अनुसार क्या आप गठबंधन का विस्तार और करने की दिशा में कुछ कार्य कर रहे हैं गठबंधन, और मतलब आकार देने में जो दूसरी पार्टियां हैं, उसमें हम कांग्रेस मान लें या दूसरे जो अन्य दल हैं प्रदेश के अंदर, छोटे दल हैं, क्या उनको शामिल करने की कोई रणनीति पे काम चल रहा है इस समय, या अभी ये केवल ख्याली पुलाव ही मानते हैं इस बात को? प्रबंधन में जहाँ कमी रही, हम पूरा प्रयास करेंगे आगे आने वाले समय के लिए हम संपूर्ण प्रबंधन करें। राजनीतिक दल जो ऐसे दल हैं जिनसे हम सारे मिलकर के चुनौती दें, उन दलों से भी भविष्य में बात की जाएंगी। और ये आप देखिएगा, भारत सरकार ये तो 12 महीने चुनाव ही लड़ते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को इतनी फुर्सत होती है? केवल चुनाव। इसलिए देश का न रोजगार की चिंता है, न काम की चिंता है, न भारत की सीमाओं का क्या होगा अंदर देश में, किसी को चिंता कुछ है ही नहीं। और लगातार भारत सरकार के लोग, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक, 12 मास चुनाव लड़ने का काम कर, दूसरा धंधा करते। इसलिए लगता है कि देश का भविष्य बड़ा खराब है। हम लोग तो प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे, जो कमी रही उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और गठबंधन को सशक्त बनाने के लिए बाकी समान विचारों के लोगों से भी बात की जाएंगे। जी जी, इसी प्रश्न को लेकर मैं सुनील जी आपके पास आता हूँ, और कि जो गठबंधन का आकार है, क्या उसको विस्तार देना इनकी मजबूरी गठबंधन की, लोकदल समाजवादी पार्टी की, या केवल अपने की शक्ति को ही इतना मानते हैं कि जो बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में भी, अगर माने तो? अगर कोई दल अकेले भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का सपना देख रहा है तो ये तो संभव नहीं है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन का आकार और बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल एकत्रित होंगे और मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। इसमें बड़े दलों में बहुजन समाज पार्टी के बारे में मैं नहीं कह सकता कि उनका रवैया क्या होगा, इस गठबंधन में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावी राजनीतिक दल है वो। लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, वामपंथी दल, ये जो महत्वपूर्ण दल हैं वो मिल करके लड़ेंगे, इनको गठबंधन मजबूत करके चुनाव लड़ेंगे। कुछ ऐसे दल भी हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं, लेकिन ज्यादातर जो विपक्षी दल हैं, मुझे लगता है कि ये एक गठबंधन बनाएंगे और एक समान विचारधारा के स्तर, समान कार्यक्रम के आधार पर ये चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्योंकि मुझे लगता है कि इन सभी दलों को इस बात का एहसास है कि अगर अलग अलग लड़ने से वह चुनौती नहीं पेश कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ये संगठित होकर पेश कर सकते हैं। और अगर ये संगठित होकर के और एकताबद्ध होकर के अगर चुनौती पेश करेंगे तो इनका जनाधार भी व्यापक होगा। अपने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थक समूहों के आधार पर एक बहुत
बड़ा समूह ये तैयार कर सकते हैं अपने पक्ष में। तो मुझे तो ये लगता है, मुझे विश्वास है कि एक गठबंधन बनेगा और यह गठबंधन मिल करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूँ, ये चुनौती देगा। राष्ट्रीय पैमाने पर भी एक दो दलों को लेकर के आप संदेह कर सकते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी क्या कुछ समझ में नहीं आता क्या करेंगे, बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी ये भी नहीं स्पष्ट होता है। ममता जी को लगता है कि आ भी जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जो उनका है कि उनको अन्य में दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेस को लेकर के उनके मन में एक रिजर्वेशन जरूर है, लेकिन राहुल गांधी की इस पदयात्रा के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की एक विश्वसनीयता बढ़ी है, मुझे लगता है कि एक गठबंधन बनना चाहिए और मिल गठबंधन, विपक्ष गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा और गठबंधन ही चुनौती देने की स्थिति में होगा। अलग अलग तो बड़ा मुश्किल होगा आने वाले दिनों भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाना। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर एक रहते हैं तो कुछ शक्ति बन सकती है वर्तमान सरकार को चुनौती देने के लिए, नहीं तो अलग अलग बिखराव पे तो जिस तरह का विपक्ष का जो वोट है वो बिखरता ही रहेगा और सत्तारूढ़ को चुनौती देने में विफलता ही विपक्षी दलों को मिलेगी। तो इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और जिस तरह से राजेंद्र शर्मा जी ने और सुनील शुक्ला जी ने, मनविंदर जी ने विश्लेषण कर उपचुनाव जो हुए हैं 3 सीट पर उसका बड़ा बारीकी से विश्लेषण किया और अपना अनुमान बताया, अपना आकलन किया किस तरह से इन उपचुनाव में की जो दिशा है किस तरह से तय होने जा रही है और उसका प्रदेश की आगामी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों की चर्चा जरूर पसंद आएगी और हमारे जो सम्मानीय अतिथि थे आज राजेंद्र शर्मा जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना समय हमारे दर्शकों के लिए संवाद इंडिया को दिया। तो उनका पुनः आभार और पुनः धन्यवाद। और साथ ही सुनील शुक्ला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी अपने सार्थक विश्लेषण से हमारे दर्शकों के सामने बहुत ही सार्थक चर्चा प्रस्तुत की और अपना समय दिया हमारे दर्शकों के लिए। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मनविंदर जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी हमें अपना समय दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी का मैं पुनः आभार और पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके समर्थन से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और सभी दर्शकों से ये भी अपील है साथ में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर दें कृपया चैनल को, जिससे हम लोग आगे निरंतर आगे बढ़ते हैं। आप सभी का धन्यवाद, अभिनंदन।